जी बच्चे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्स-रेज़। इस चैप्टर में चूँकि हम एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे हैं, बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में हमने डिस्कशन किया। अब एक्साइटेशन और आयनाइजेशन की बात हो गई, तो कभी-कभार एक एटम को अगर किसी और तरीके से एक्साइट किया जाए, वो अभी आप लोग पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास ऐसे रेडिएशंस एमिट हो जाएँ जो कि वो शॉर्टर वेवलेंथ रख रहे हों और उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो और वो नॉन विजिबल रीजन में हो, यानी अल्ट्रा वायलेट रीजन में हो, तो ऐसे रेडिएशंस भी एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन के दौरान जो है रिलीज़ हो सकती हैं। देखिए, हम कहते हैं ना कि एनर्जी कब रिलीज़ होगी, जब एक एटम को एक्साइट किया जाए। कुछ रेडिएशंस जो है हमारे पास, स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि कुछ रेडिएशंस ऐसे एमिट होंगी कि उसका जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो विजिबल रेंज में होगा, जैसे हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन एटम को एक्साइट कर दिया गया। फिर कुछ रेडिएशंस ऐसे भी इमिट हो सकते हैं जो नॉन विजिबल रीजन में इंफ्रारेड में भी हो सकते हैं और अल्ट्रावायलेट में भी हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे एक और अब हम रेडिएशंस पढ़ेंगे जिसका नाम है एक्स-रेज़। एक्स-रेज़ हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है जिसका वेवलेंथ 10⁻⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। दिस इज़ वेरी शॉर्टर वेवलेंथ एंड इट इज़ इमिटेड ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लोअर शेल्स टू द अपर शेल। और इस दौरान डी एक्साइटेशन के दौरान जो है हमारे पास बच्चे एक्स-रेज़ प्रोड्यूस हो जाती है। अब एक्स-रेज़ प्रोडक्शन, इस पूरी पैराग्राफ में आप लोगों को प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेज़ के बारे में बता दिया गया है। तो बच्चे, एक्स-रेज़ कैसे प्रोड्यूस होती हैं, इस शेप में हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब होता है। ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, जिसका फिर डायग्रामेटिकल जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो ऐसे शो किया हुआ है। तो होता ये है कि यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये एक एनोड है जो कि रोटेटिंग एनोड होता है। ये हमारे पास कैथोड होता है। इस कैथोड को हाई वोल्टेज पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट किया जाता है ताकि यहाँ पे इस फिलामेंट को गर्म कर दिया जाए, और इसको इतना ज़्यादा हीट के साथ गर्म किया जाता है कि इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्शन आकर हो जाए। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे तो स्ट्रेट अवे जाकर, चूँकि यहाँ पे ये रोटेटिंग एनोड जो है ये हाई वोल्टेज के साथ पॉजिटिवली चार्ज हैं और ये हाई वोल्टेज के साथ नेगेटिवली चार्ज हैं। अब यहाँ से जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन इजेक्शन अकर होती हैं और वो जाकर इसी टारगेट पे पड़ती हैं। ये इलेक्ट्रॉन बीम जो है ना, ये जाकर इस टारगेट पे बम्बार्ड होता है। जैसे आप लोगों ने कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ लिया था या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लिया था। तो होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जाकर जब इस एनोड पे पड़ते हैं तो मीनवाइल रेडिएशंस एमिट होती हैं और वो रेडिएशन इस विंडो से स्कैटर्ड हो जाती है या इस विंडो से ये एस्केप आउट हो जाते हैं। इन रेडिएशन को जब इसको टेस्ट कर दिया गया और देखा गया तो ये शॉर्टर वेवलेंथ और हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थी। अब कितना वोल्टेज देना चाहिए, यहाँ पे आप लोगों को बुक में बता रहे हैं कि 30 से लेकर 150 किलो वोल्ट तक आप लोगों ने इसको वोल्टेज देना होगा। जब फोटान एमिट हो जाएंगे तो इन फोटान का जो एनर्जी का रेंज है, ये कैसे हम एडजस्ट करेंगे कि इसकी एनर्जी ज़्यादा या कम होनी चाहिए। तो ये अप्लाइड वोल्टेज, इस वोल्टेज का एक काम तो ये है कि हाई एनर्जी दिया जाए। अब ये एनर्जी कैसे एडजस्ट होगी, ये एनर्जी एडजस्ट होगी बाय द एडजस्टमेंट ऑफ दिस वोल्टेज। अब ये तो हमने इसके एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट पढ़ लिए। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के बाद जो हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमारे पास एमिट हो जाती हैं, तो क्या बन जाता है, यहाँ पे बच्चे एक चीज़ ये होती है कि हमारे पास जब ये रेडिएशंस, ये इलेक्ट्रॉन जाकर टारगेट पे पड़ जाते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो वहाँ पे गायब हो जाएंगे, यानी ऑब्ज़र्व हो जाएंगी, और उसी ऑब्ज़र्वेशन की वजह से क्या हो जाएगा, कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा है ना कि जब किसी मैटर को आप एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं तो हाई एनर्जी के साथ उस मैटर को आप मोशन में लेकर आओ। अब होता ये है कि जब यही एक्सरेज हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो अब देखना ये है कि ये रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और इसका स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। तो बच्चे याद रखिए कि एक्सरेज जब एमिट हुई इसी ट्यूब के, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो हमारे पास 2 टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम उसका बन गया। एक को नाम दिया गया कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज और दूसरे को नाम दिया गया कंटिन्यूअस एक्सरेज। ये अपने पास इसलिए नोट करें ये चीज़ कि फिर कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। अब कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कौन सा स्पेक्ट्रम बनेगा और कंटिन्यूअस एक्सरेज कौन सा स्पेक्ट्रम बनेगा। आपके पास बच्चे ग्राफ में यहाँ पे
ये येलो कलर का ग्राफ आप लोगों को नज़र आ रहा है, जिसमें 2 पॉइंट्स जो हैं वो मिनिमम वैल्यू के पॉइंट्स है, जिस तरह ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, और 2 इसमें आप लोगों को पीक्स नज़र आ रहे हैं। ये के बीटा पीक है और इसका नाम है के अल्फ़ा पीक। पहले हम ये पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक लाइंस इसमें कैसे बनते हैं और फिर ये पढ़ेंगे कि कंटिन्यूअस लाइन कैसे बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो के अल्फ़ा और के बीटा वाले करेक्टरिस्टिक लाइंस हैं, ये एक्चुअली ऐसा होता है ना कि अगर हमारे पास एक हेवी एलिमेंट हम ले लें, लाइक मोलिब्डेनम टारगेट इन्होंने लिया हुआ है इसमें डिस्चार्ज ट्यूब में, जो कैथोड जिससे बना हुआ होता है ना, इसको टारगेट बोला जाता है। अब कैथोड को जितना आप हेवी ले लेंगी उतना ही आपके पास जो है इनर्शियल ट्रांजिशन ज़्यादा होगा। अब होता क्या है कि अगर आपके पास ये n=1 शेल है जिसका नाम है के, ठीक है, फिर L है, फिर M है, फिर N है एंड सो ऑन, ठीक है। जब आपने हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड किया किससे, कैथोड से, और वो जाकर एनोड टारगेट पे पड़ गया, तो यूँ माने कि यहाँ पे इसने के शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। के शेल से जब इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, वो तो गया एक्साइटेड स्टेट में, लेकिन इस के शेल की वैकेंसी को फिल करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप लगाएगा और इधर आएगा। अगर ऐसा हुआ कि के शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल के वो एक्साइटेड स्टेट पे चला गया और फिर उसकी वैकेंसी को फ़ौरन एल ने फिल की, तो यहाँ पे कुछ रेडिएशंस इमिट होंगे, ठीक है।